गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स का, सेकेंड ईयर फिजिक्स का, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। उसमें क्या निकाल रहे थे हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट कैसे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम कहाँ जा रहे थे, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। उसमें से हम लोगों ने एक तो कर लिया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब बचे बाकी के दो, आज वो करेंगे। तो जो हमारी पीछे की क्लास थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो एक दो क्लास में आपकी मैथमेटिकल कर देंगे पूरी, उसके बाद में फिर जो आपकी जिसका सेकंड पार्ट है रिलेटिविटी वाला वो करेंगे। और मोस्ट ऑफली क्वेश्चन मैं वही करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि कम है तो आप कमेंट करें, और ज़्यादा करवा दूंगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या था, जैसे वहाँ पे वक्र माने थे हमने, किसमें, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वैसे इसमें भी क्या था, बस इसमें हमने क्या लिया था, एक्स वाई जेड लिए थे। अब जब सिलेंड्रिकल की बात करेंगे तो उसमें क्या लेंगे, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग होंगे, तो वो लिखेंगे, फिर उनसे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये निकालेंगे। पहले तो हमारी क्लास को कर देते हैं, कौन सी, बीएससी पार्ट सेकंड। सब्जेक्ट क्या है अपना, फिजिक्स। ये हो गया अपना फिजिक्स। और टॉपिक क्या है अपना, अब कुछ पूछेंगे कि सर ये ज़रूरी क्यों है पढ़ने, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, ये सिलेंड्रिकल, ये सब ज़रूरी क्यों है। तो ज़रूरी इसलिए है कि फिजिक्स में कई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिन्हें हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे कोई बेलनाकार वाली प्रॉब्लम आ गई तो उससे फिर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कर्विलिनियर से करने बैठेंगे तो फिर तो कर लिए भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार निर्देश तंत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपनी बुक निकाल लीजिए आप, मैथमेटिकल फिजिक्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और पेज नंबर 11 देखिए, पेज नंबर 11 देखिए। इसमें एक बेलन बना हुआ है। अब बेलनाकार में हम क्या लेंगे, जिसके निर्देशांक लिए थे वो, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, रो, फाई और जेड। जैसे हमने उसमें क्या लिए थे, एक्स वाई जेड लिए थे, इसमें क्या हो गए, रो, फाई और जेड, ये तीनों वक्र काम में लेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लिखिए, फिर हम आगे करते हैं। निर्देश तंत्र लिख लिया ये बेलनाकार। अब इसमें एक लाइन नोट कीजिए, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वक्र लिखिए u1 इक्वल टू c1, मैं लिख देता हूँ, वक्र कर्व u1 इक्वल टू c1, u2 इक्वल टू c2, u3 इक्वल टू c3। ये कैसे होते हैं, तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल की, किसकी बात करते हैं, सिलेंड्रिकल की। इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल की साइड। वक्र, वक्र में रो किसके इक्वल होगा, c1 के, फाई किसके इक्वल होगा, c2 के, और क्या बचा अपना z, ये किसके होगा इक्वल, c3 के। और ये तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, ये भी तीनों एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत होंगे।
C1 C2 C3 ये तीनों भी कैसे होंगे, लंबवत होंगे। अब इनकी वो देख लेते हैं अपन, क्या देख लेते हैं, इनकी रेडियस देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होंगे। ये तो होगा C1 0 से इनफाइनाइट, कितना होगा 0 से इनफाइनाइट। ये होगा 0 से 2 पाई, कहाँ होगा 0 से 2 पाई। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। और ये क्यों होगा वो भी देखेंगे आगे, अब ये क्यों होगा वो भी आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ से इनके वो यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसका जैसे मान लेते हैं, इसका यूनिट वेक्टर क्या निकाल लेंगे अपन, E1 कैप E2 E3 यूनिट वेक्टर थे, यहीं पे लिख लो एक बार, पता तो यूनिट वेक्टर क्या होता है। जैसे इनका ये हो गया E2 हो गया E3 हो गया, क्या है ये यूनिट वेक्टर। तो इनके यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, रो कैप फाई कैप, ये फाई फाई हो जाएगा तो इसको बड़ा फाई कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो पता ही चल रहा है यूनिट वेक्टर है। और जेड कैप, या ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ई रो कैप ई फाई कैप ई जेड कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसकी डायरेक्शन में है, कर्व की डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में और इसकी डायरेक्शन में। ये तीनों हमने यहाँ तक उतार लिए, उतार लिए। अब बनाते हैं डायग्राम, ये मिटाता हूँ, अब डायग्राम बनाते हैं। अब अपन लेते हैं एक सिलेंडर, डायग्राम बनाइए अपनी बुक में, देखें पेज नंबर कितना है वो 11। वहाँ पे कर्व है बना हुआ है सिलेंडर का, वो बनाइए। अब देखते हैं क्या बनता है, बुक उठाइए अपनी। इसने जैसे ये ले लिया अपने निर्देशांक XYZ, सीधा करो थोड़ा सा, टेढ़ा हो गया। अब एक सिलेंडर बना लो। ऊपर की तरफ बनाओ इसको। इसको नाम दे दो X, इसको नाम दे दो Y, इसको नाम दे दो Z। क्या नाम दे दिया इसको, Z। अब मान लिया सिलेंडर पे अपना कोई बिंदु है P, बिंदु P है, यहाँ मान लिया बिंदु कोई P है। उसके निर्देशांक कितने हैं P के, इधर लिख देता हूँ मैं, रो फाई Z। ये क्या है, उसके निर्देशांक है। जैसे ऐसे करते थे ना अपन, उसमें कार्टेशियन में P X Y और Z। ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन पहले क्या करते हैं, एक पृष्ठ बना लेते हैं। पृष्ठ कैसे बनाएंगे, यहाँ से लेंगे, कहाँ से, देखिए एक बार डायग्राम में, सेंटर से EL, ये एक पृष्ठ बन गया, यानी कि ये ऐसे हो गया। ये थोड़ा सा हमने काट लिया, कैसे काट लिया, जैसे एप्पल होती है, उसको थोड़ा सा काट लेते हैं यूँ,
कटती है ना बीच में से, तो इतना सा भाग, तो वैसे ही इस सिलेंडर में से थोड़ा सा काट लिया पृष्ठ एक। पृष्ठ काटने के बाद में देखिए, पृष्ठ काट लिया, देखिए ये इसके साथ एंगल बनाएगा कितना, फाई। क्या बनाएगा, फाई। ये ऊपर की तरफ अपनी हो गई क्या, जेड एक्सिस। क्या हो गई, जेड एक्सिस हो गई। और ये इसकी रो रेडियस हो गई। ये बिंदु इसके पृष्ठ पे है, ठीक है। तो अब देखिए हमने रेडियस इनकी जो लिखी थी, डिस्टेंस, सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं। रो की देखते हैं, रो 0 से C1 कितना था अपन ने, इनफाइनाइट लिया था। और ये इनफाइनाइट क्यों लिया था, देखिए एक बार, क्या थी ये इसकी रेडियस, ये रो इसकी क्या है, रेडियस। ये P बिंदु है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसके निर्देशांक क्या है, रो एक्स, रो फाई जेड है। ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अब इसको डायग्राम को थोड़ा अलग से कर लेते हैं, जैसे आपकी बुक में बना रखा है, एक तरफ कर लेता हूँ, या फिर इस साइड बना लेता हूँ मैं। ये अपना ऐसे है, ये ऐसे हो गया। ऐसे होने के बाद में ये एंगल लिया अपन ने, ये कितना है, फाई। ये कितनी रेडियस है, रो, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है P, जहाँ पे कर्ण रखा हुआ है, ये बिंदु रो फाई जेड, इसके क्या है, निर्देशांक है, रो फाई और जेड। ये है इसके निर्देशांक, रो फाई जेड। अब देखते हैं कि वो कैसे, जैसे रेडियस होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। मान सकते हैं कि अपने पास कोई वृत्त है जिसकी रेडियस कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक हो भी सकती है, वैसे ऐसा होता नहीं है एवरेज, लेकिन मान ले कि इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। रो की बात हो गई। अब बात करते हैं फाई की। ये एंगल कितना है, फाई। एंगल कितना है, ये फाई। अब देखिए एंगल ऑफ फाई, इधर देखिए एक बार, आप दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे सही से दिख रहा है। अब देखिए ये एंगल अपना फाई। फाई क्या हो रहा है, जैसे कैसे समझाऊं, ये अपने एक्सिस हैं ऐसे, यूं, ठीक है, ये ऐसे एक्सिस है, और ये फाई इसके साथ में यूं है, यूं। तो क्या हो रहा है, फाई यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से यूं घूम रहा है, और ये घूम कर कैसे आ जाएगा, ऐसे पूरा घूमेगा। ये कैसे, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, जैसे कितना है ये, एक्स, यहाँ से एक्स वाई, और ये जेड। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस से घूम रहा है यहाँ तक, फिर ये घूमता 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 ऐसे घूम के पूरा चक्कर लगाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। तो पूरा चक्कर लगेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा अपना, 2 पाई। स्टार्ट कहाँ से किया अपन लोगों ने, 0 से स्टार्ट किया, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 2 पाई। तो फाई हमने यही लिखा था, क्या, 0 to 2 पाई। ये फाई की रेंज हो गई। अब बात करते हैं किसकी, जो अपना जेड एक्सिस है उसकी, यानी कि जेड की। और जेड का हमने क्या लिखा था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यही लिखा था। तो देखिए ये जेड ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा ये, जेड एक्सिस कहाँ तक हो जाएगी, इनफाइनाइट तक। जितनी वैल्यू लेंगे जितनी, तो मान लिया इनफाइनाइट वैल्यू ले लिया, तो कहाँ तक हो जाएगी, इनफाइनाइट तक। नीचे वही बात हो जाएगी, तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये था आपको समझाने के लिए, तो एक बार अगर समझ चुके हो तो ठीक है। और इनके जैसे एक वो बना लो थोड़ा सा,
ये कर्व बना लो, हाफ कर्व बना लो इसको, ठीक है। हाफ कर्व बना लेंगे तो यहाँ पे इस बिंदु को, ये ठीक है, यहाँ पे मान लो बिंदु P को, या फिर नीचे, ठीक है, यहाँ पे मान लो। यहाँ पे जैसे मानोगे तो ये हो जाएगा ऐसे P फाई जेड, ठीक है। और इसको यहाँ मिला देंगे। कहाँ मिलाएंगे इसको? मॉडिफाई कर लेते थोड़ा सा डायग्राम को। ये लो, ये क्लियर है। तो ये अपनी रो रेडियस है, ये भी कितनी होगी रो। तो अब देखते हैं, इनकी डायरेक्शन देखनी है। तो इसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, ये ऐसे सामने 3D में होगा तो यहाँ पे तो ऐसे दिखेगा। थोड़ा सीधा कर दो इसको, यूं। ये तो हो गया रो कैप। क्या हो गया? रो कैप। अब बात करते हैं किसकी? फाई की। फाई की तो इस डायरेक्शन में क्या मार दो? टेंजेंट इस पर से का, ये लो, ये हो गया अपना फाई कैप, और ये अपना जेड कैप। तो देखो, रो कैप, फाई कैप और जेड कैप, ये क्या हो गए? तीनों यूनिट वेक्टर्स। किसके? इस चीज़ के, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर क्या हो गया? रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप, ये तीनों हो गए। इतना ही था इसमें। अब एक बार फिर से, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे क्या किया, थोड़े तरीके से समझते हैं इसको। तो ये वाला डायग्राम मिटा देता हूँ मैं। अब सारी चीज़ें फिर से लिखता हूँ एक बार, तो ध्यान से देखना थोड़ा। रो था हमारे पास, कितना था? C1। और कहाँ से कहाँ तक थी वैल्यू इसकी? 0 to इनफाइनाइट। फाई था अपने पास, इनकी C2, 0 to 2 पाई थी वैल्यू। अब बात करते हैं रो, फाई और जेड। C3 यानी कि कहाँ था? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ तक था। क्लियर? अब बात करते हैं रो की। रो अपने पास क्या है यहाँ पे? देखिए, रेडियस। तो जैसे मान लें ये स्टार्ट हो गई यहाँ से, सेंटर है, सेंटर ये ऐसे है गोल, ऊपर से, ऊपर की बात करते हैं तो ये यहाँ तक आया, रेडियस आई। ये फिर और इतना हुआ, ये रेडियस आई। ये फिर से इतना हुआ, ये लो। तो 4 यानी कि किसके लिए? रेडियस के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, जैसे 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 ये बढ़ता जाएगा, इसका मान भी कितना होता जाएगा? रेडियस का मान भी बढ़ता जाएगा। लास्ट कहाँ तक ले सकते हैं हम? इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू लास्ट कहाँ तक हो सकती है? इनफाइनाइट तक। तो रो कितना हो गया? कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 से। कहाँ जा रहा है आखिरी में? रो कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, तो समझ गए आप? ये ऊपर की थी, ऐसे ऊपर, जिसको हमने सामने कर लिया यूँ। जैसे कि ये मान लो ये इतना अपने पास है सिलेंडर, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ये ऊपर का काट के यूँ सीधा कर दिया। ये क्या हो गया? सर्कल हो गया एक यूँ सामने। अब जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा, इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? रो की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ पहुँच जाएगी? इनफाइनाइट तक पहुँच जाएगी। तो इसकी रेंज कहाँ तक कहाँ हो जाएगी? 0 से इनफाइनाइट तक। क्लियर? 0 से कहाँ तक हो जाएगी? इनफाइनाइट तक हो जाएगी, ठीक है। इनफाइनाइट तक हो जाएगी। तो अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट वाला क्लियर। एक बार फिर से समझाता हूँ। हमने ऊपर से लिया, रो थी क्या? रेडियस, इसको थोड़ा बड़ा किया, रो रेडियस थोड़ी बड़ी हो गई, फिर और बड़ा किया, फिर बड़ा हो गया। रो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो आखिर में, यानी कि आखिर में कहाँ तक जा सकती है रो की वैल्यू? इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो फिर रो की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 to इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर? और यही चीज़ हमने कहाँ लिखी है? यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। ये थोड़ा मिटाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। अब बात करते हैं फाई की। तो सबसे पहले तो देखते हैं फाई क्या है। फाई क्या है? एक एंगल है। क्या है? एंगल है। और एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? जैसे मान लिया एक्स वाई तल के बीच में बन रहा है। ये अपनी रेडियस रो है, जो तल के साथ कितना कोण बना रही है वही क्या है अपना फाई। ये रहा फाई। तो ये कैसे है? जैसे मान लिया ये सिलेंडर अपना, देखना एक बार, इधर देखना एक बार थोड़ा सा। ये सिलेंडर, ये इसका अक्स हो गया। ये इसको हमने काट दिया। सही से बनानी ना, सही से बनाता, यानी कि कैसा? फिर से ठीक नहीं बनाया। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बनाता हूँ मैं तो अपने हिसाब से। ये लो, ये डायग्राम है। हमने क्या किया, इसका एक हिस्सा काट लिया। तो जैसे एप्पल है, एप्पल में से थोड़ा सा काट लेते हैं यूँ बना के। तो ये एप्पल होगी, थोड़ा सा गैप हो जाएगा, तो वो गैप ऐसा होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? फाई। तो जैसे जैसे हम काटते जाएंगे, ये मान लो एप्पल थोड़ा सा और काटा, ये फाई यहाँ आ गया। फिर थोड़ा इतना काट लिया, फाई यहाँ आ गया। फिर इतना काट लिया, फाई आ गया। फिर इतना काट लिया, फाई आ गया। काटते हम कहाँ आ गए? वापस यहाँ आ गए। यहाँ आते ये फाई कितना घूम गया? यहाँ पूरा टोटल यहाँ घूम गया। कितना घूमगा? 2 पाई। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से। तो फाई की रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 2 पाई। और यही चीज़ हमने की थी। क्लियर नहीं हुई तो फिर से समझाता हूँ आपको एक बार। ये एंगल है, एक बात समझ ले आराम से आप लोग, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है, वो आपका एक चैप्टर है, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ED। उसमें ये तीनों काम आते हैं, सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनके बिना तो वो बुक चलती ही नहीं है। अगर आप MSc वगैरह करेंगे आगे तो ये तो ज़रूरी है, और BSc में भी आपके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तीनों के तीनों। और आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, JEE मेंस वगैरह इनकी, तो सॉरी JEE मेंस की क्यों, IIT JM वगैरह की इनकी MSc के लिए, तब भी इनमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो फाई एंगल, ये देखो, ये ऐसा है, पूरा कटा हुआ था, ये एंगल फाई है यहाँ तक। ये मेरे ये एक्सिस है, ये मान लो, इसके बीच का एंगल कितना है? फाई। तो जैसे 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 ये मान लो यहाँ आ गया फाई, वाई एक्सिस पे आ गया, तो फाई बढ़ गया। फिर घूमता यहाँ चला गया, फाई बढ़ गया, 150 का हो गया। फिर बढ़ता घूमता यहाँ आ गया। कितना राउंड लगा दिया इसने? यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूमा, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ पे आया। कितना राउंड लगा दिया? पूरा कंप्लीट कर लिया इसने 2 पाई का। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये 0 से स्टार्ट हुआ और 2 पाई पे जाके ख़त्म हो गया, यानी कि 2 पाई इसने कंप्लीट कर लिया। ख़त्म तो क्या हो गया? वहाँ पे जाके कंप्लीट हो गया, उसके आगे कोई जगह बची नहीं। फिर से वही राउंड हो जाता 0 से 2 पाई वाला ही, ठीक है। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी पाई की? 0 से फाई की, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में हो गई, ठीक है। क्लियर? अब बात करते हैं अपन अपने जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है Z, उसकी बात करते हैं। Z की डायरेक्शन देखिए, ये है, ये जा रहा है। अब देखिए Z की वैल्यू कहाँ तक होगी? ये यहाँ गया तो Z की वैल्यू बढ़ी, यहाँ गया बढ़ी, यहाँ गया बढ़ी, यहाँ गया बढ़ी, यहाँ गया बढ़ी। Z की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कोई ले लिया हमने, एक बिंदु ले लिया, तो इससे ऊपर Z की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इससे नीचे कम होती जा रही है।
तो बढ़ती कहाँ तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट तक, और कम कहाँ तक होती जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक। तो जेड की रेंज क्या हो जाएगी अपनी, ये रही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर, ये तीनों चीज़ें थी समझने की जो समझा दी। अब बात करते हैं अपन क्या, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में dr क्या होता है, देखिए E1 H1 du1 प्लस E2 H2 du2 प्लस E3 H3 du3, और ये यूनिट वेक्टर है कैप आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अपना जो dr है वो बेलनाकार निर्देश तंत्र में क्या होता है वो देखिए, रो डी रो, रो कैप फाई कैप डी फाई प्लस जेड कैप डी जेड। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 यही आता है, फाई कैप रो। ये रो कैप नहीं आता, ओनली रो ही आता है। ठीक है, ये होता है हमारा किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 का कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब आप इन दोनों का कंपेयर कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। इंक थोड़ी कम हो गई, दिखेगा नहीं आप लोगों को फिर। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयर कीजिए क्या हुआ, या मुझे करना पड़ेगा कंपेयर भी। E1 कैप की जगह क्या है अपने पास, रो कैप। थोड़ा हिल गया है, एक मिनट। क्या है अपना, देखिए E1 कैप इक्वल टू रो कैप, E2 कैप इक्वल टू फाई कैप, E3 कैप इक्वल टू जेड कैप। हो गया। DU1 इक्वल टू डी रो, DU2 इक्वल टू डी फाई, DU3 इक्वल टू डी जेड। ठीक है, अब देखिए H1 की जगह क्या है, H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं है, देखिए क्या है यहाँ पे, रो, और S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये उतारिए फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। उतार लिया, अब मिटाता हूँ, किसी ने अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करे और आराम से उतार लें। ये डायग्राम भी मिटा देता हूँ मैं, डायग्राम किसी काम का नहीं है। उतार लिया आप लोगों ने, मेरे अब किसी काम का नहीं है, आपके तो काम का है। अब देखिए आगे क्या देखेंगे आप, क्या देखेंगे, जादू देखेंगे, जादू सर्कस देखेंगे, या फिर आगे क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों का हमने कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करके हमारे कोऑर्डिनेट्स थे जो हमने किस में चेंज कर लिए, बेलनाकार में, यानी कि सिलेंड्रिकल में चेंज कर लिए। कहाँ से, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ तक चेंज कर लिए,
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर लिया। अब देखिए डेल फाई क्या होता है। डेल क्या होता है अपना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। E1 क्या, H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस H2 डेल अपॉन डेल U2, ठीक है। E3 क्या डेल अपॉन डेल U3। ये तो हो गया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लाम्बिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वो आप लोग लिख लेना। अब बात करते हैं हम सिलेंड्रिकल में। किसकी बात करते हैं हम? सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में क्या होगा, देखिए सिलेंड्रिकल में क्या होगा वो देखते हैं। डैश E1 रो कैप 1 डेल अपॉन डेल रो प्लस E2 फाई कैप H2 रो डेल अपॉन डेल फाई प्लस क्या हो गया, 3 1 जेड कैप, ये कितना हो गया 1 डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया, इसको आगे सॉल्व कर ले, ये 1 हटा देते हैं, क्या हो जाएगा रो कैप डेल अपॉन डेल रो प्लस फाई कैप रो डेल अपॉन डेल फाई प्लस जेड कैप डेल अपॉन डेल जेड। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए इसको, 1 और 2 तो करेंगे। तो क्या करता है समीकरण 3, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल की वैल्यू को प्रदर्शित करता है। किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? डेल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रेड फाई या डेल फाई, ठीक है। फाई कन्फ्यूज़न हो जाएंगे तो इसको फाई को थोड़ा बड़ा कर लो, इसको बड़ा फाई मान लो, ठीक है। अब रखेंगे इसको, ऑपरेट करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं किसमें, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके बाद में इसमें लिखते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं, इसको अपन ग्रेड फाई को देखिए एक बार, ग्रेड फाई को लिखते हैं क्या हम, वही E1 कैप H1 कैप डेल फाई बड़ा कैपिटल में डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई डेल U1 प्लस E3 कैप H3 डेल फाई U3 2 1, ठीक है। अब लिखते हैं, ये तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब ग्रेड फाई को लिखते हैं किसमें, अपने सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ। अब H1 का मान आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया क्या होता है क्या नहीं होता, पहले भी लिखवा दिया हम, रो कैप डेल फाई डेल रो प्लस फाई कैप रो डेल फाई डेल रो प्लस E3 रो फाई और ये हो गया जेड कैप डेल फाई डेल जेड। इक्वेशन नंबर 4 कर्विलिनियर नहीं, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसकी वैल्यू को बताती है, ग्रेड फाई की वैल्यू को बताती है। ये कंफर्म हो गया आपका, क्लियर। अब बात करते हैं अपन डाइवर्जेंस की, और डाइवर्जेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये मिटा देता हूँ एक बार में, ठीक है, ताकि सही से आ जाए अपना।
तो मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करें और आप आराम से उतार लें। डाइवर्जेंस ये क्या होता है अपना 1/H1 H2 फिर डेल बाई डेल U1 किसका करेंगे डेरिवेटिव A1 यानी तो H2 H3 यही करेंगे। ये करने के बाद में देखिए अब आगे क्या होगा। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है, देखिए डेल डॉट ए क्या होता है 1/H1 H2 H3 1/H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2। क्लियर। ये डाइवर्जेंस ए ऑफ ए होता है अपना किसके अंदर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। अब बात करते हैं दूसरी, इसमें सिलेंड्रिकल में देखते हैं क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए किसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 रो 1/रो रो कैसे है H2 की वैल्यू कितनी होती है रो डेल अपॉन डेल रो A1 ये साथ में रो H2 की वैल्यू क्या होती है अपने पास रो प्लस डेल अपॉन डेल फाइव A2 ठीक है प्लस रो डेल अपॉन डेल जेड A3। इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। और इक्वेशन नंबर 5 क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर 5 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसको बताती है डाइवर्जेंस ऑफ ए को। देखिए एक बार बुक निकालिए अपना डाइवर्जेंस ऑफ ए बुक में क्या कर रखा है आपने, इसको बाहर नहीं लिया साथ में लिखा हुआ है तो अब कंफ्यूज ना हो इसलिए साथ ही कर लें रो ए और A1 की जगह A2 की जगह इनकी जगह क्या कर लो, ये किसका फलन है रो का फलन है तो ये रो का ये फाई का ये जेड का, वरना A1 A2 ये A3 लेंगे तो ये तो कोई अलग ही वैल्यू हो जाएगी जिसका इनके सापेक्ष क्या हो जाएगा इनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा अवकलन 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी कर्ल की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं कर्ल की बात करते हैं और कर्ल क्या होता है वो भी देखिए। अब डेल क्रॉस ए तो सबसे पहले तो हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं 1/H1 H2 H3 छोटे फॉर्म में लिख देता हूँ मैं E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3 ठीक है डेल डेल U1 डेल डेल U2 डेल डेल U3 ये क्या हो जाएगा अपना A1 H1 A2 H2 A3 H3 3 है इतना तो आपको पता होगा, इतनी बार लिख चुके हैं कि पता चल गया होगा कि अब तो क्या है क्या नहीं है। ठीक है अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, अब लिखते हैं इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा देखिए इधर लिख देता हूँ आपके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल ऑफ ए यानी कि डेल क्रॉस ए 1/रो
1/रो। अब देखिए E1 कितना हो जाएगा अपने पास, E1 देखिए E1 हो जाएगा रो कैप और H1 का मान 1, ये क्या हो जाएगा रो फाई कैप, H2 का मान होता है रो और ये कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास जेड कैप। डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड। A1 ए रो ए फाई और ए जेड, ठीक है। ये लो इक्वेशन नंबर दीजिए 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल क्रॉस ए यानी कि कर्ल ए को व्यक्त करती है या ए को रिप्रेजेंट करती है, ये हो गई आपकी। अब इसके बाद में चलते हैं अपन कहाँ पे, अब इसके बाद में बात करते हैं हम अपना जो ये है बचा हुआ लास्ट वाला, क्या बोलते हैं इसको, स्पेरिकल की बात करते हैं। स्पेरिकल की बात करते हैं। ये उतार लो एक बार, मैं हेडिंग डालूं तब तक उतार लो। तो गोलीय निर्देश तंत्र, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गोलीय निर्देश तंत्र। अब गोलीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, देखिए इसमें एक सर्कल होगा, उसी से हम क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। और इन तीनों को आपको याद भी रखना है, और इन तीनों में कुछ ज़्यादा वो कुछ करना है नहीं, तो ये एक और कर लेते हैं। फिर इन तीनों को मैं सेपरेट आपको अलग अलग या फिर एक साथ तीनों को लिखा देता हूँ, आप एक पेज पे लिखें, आराम से इनको याद करें, क्योंकि फिजिक्स के सबसे तो क्या बस बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं। कुछ बुक्स तो ऐसे हैं जिनमें चलते ही हैं, इनके बिना तो अधूरी हैं वो बुक्स, जैसे ईडी हो गई और भी हैं। और ये करते क्यों हैं कि कभी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिन्हें हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व करेंगे ना तो फिर तो ये मान लो कि प्रॉब्लम से ज़्यादा वो खुद सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कहाँ गए, इन तीनों में जाएंगे। तीनों में कौन कौन सा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये अपना तीसरा है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देश तंत्र। इन तीनों में जाएंगे और जो प्रॉब्लम होगी इन तीनों के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, सहल यानी कि आराम से सोल्व कर लेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। अब देखते हैं, सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये अपने हो गए तीनों एक्सेस। डायग्राम देखिए एक बार, ये गोला ले लिया अपन, ये गोला ले लिया, यहाँ पे अपना कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे अपना कोई बिंदु स्थित है, तो एक छोटा सा काट लो ऊपर से, ये मान लो ये काट लिया, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में इसको थोड़ा सा बीच में से भी काट लेते हैं, बीच में से भी काट लेते हैं, यानी कि सही से काटना आप लोग ताकि गोल लगे। और ये आ गया, थोड़ा नीचे काटते हैं इसको ताकि चित्र अच्छे से बना अपने डायग्राम।
ये एंगल भी कितना हो गया, फाई। ठीक है, ये अपना एक्स, ये अपना वाई और ये अपना जेड। थोड़ी ज़्यादा ही प्यार से लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड को। ठीक है, ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा नामकरण भी कर लेते हैं। ये फाई हो गया, ये बिंदु है, यहाँ से इसकी रेडियस बना देते हैं, ये लो, ये यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। थीटा थीटा सही से लिखो, दिख नहीं रहा है, थीटा 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 हो गया। और इसकी कितनी हो गई, आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी डायग्राम को इस तरफ भी बना देते हैं, थोड़ा सा काट पीट के। ये अपना एक्स वाई जेड, ये तीनों तल है। अब देखिए डायग्राम में उसने क्या बना रखा है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है हमारा, जिसके निर्देशांक कितने हैं, आर थीटा फाई। एक में ले रहे थे हम कार्टेशियन में एक्स वाई जेड, एक में ले रहे थे रो फाई जेड, इसमें लेंगे आर थीटा और फाई। सिलेंड्रिकल में वो कर्विलिनियर में कौन सा चले चाहिए, U1 U2 U3। ठीक है, ये बिंदु आर दूरी पर स्थित है और एंगल कितना है इसका, थीटा है। ठीक है, और ये यहाँ पे है इस तरह। और ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये एंगल हो गया, ये है फाई, ये है फाई। ठीक है, और ये आपको तो पता ही है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये कौन से एक्सेस के साथ बनाता है और क्यों बनाता है, ये पिछली क्लासों में पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर में, 12th में, ये सब पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं यू, ये रेडियस पे कर लेते हैं, ये हो जाएगी आर साइन थीटा और ऊपर वाली आर कोस थीटा। एक्स एक्सिस पे तो क्या बनती है, आर साइन थीटा, फिर भी बता देता हूँ आपको, और वाई एक्सिस पे क्या बनती है, आर कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे चलने के बाद में लिखिए, थोड़ा सा लिखिए गोलीय निर्देश तंत्र में। इसे सबसे पहले तो लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2, U3 इक्वल टू C3। अब बात करते हैं स्पेरिकल में, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में U1 इक्वल टू तो हो जाएगा कितना, C1, U2 इक्वल टू इसमें क्या ले रहे हैं अपन, आर थीटा और फाई, C2 C3। ठीक है, अब इनकी रेडियस देख लेते हैं। ये तो हो जाएगी 0 से C1 यानी कि इनफाइनाइट, थीटा 0 से पाई, 0 से कितना हो जाएगा थीटा, देखिए 0 से पाई और 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, ये हो गई इनकी रेंज। अब बात करते हैं, ये हमने थोड़ा सा काट लिया, ये वाला काटने के बाद में हमारे पास कैसा मिला, ये ऐसा मिला छोटा सा। ये ऐसे कटोरी टाइप, कटोरी तो जानते हैं आप लोग, सब लोग। अब इसके इस बिंदु पर रखा हुआ है कण, और सेंटर से इसकी दूरी कितनी होगी, रेडियस आर होगी। तो अब इसको हटा देते हैं, अब इसको ऐसा कर देते हैं, इसका सेंटर तो वही है, रेडियस आर इतनी होगी, फिर इसको बढ़ा दिया, ये आर इतनी होगी। तो आर कहाँ से बढ़ रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो आर तो ये रहा अपना, क्लियर। तो आर तो कैसे हुई, ये हुई। अब देखिए थीटा है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लिया ये लो, ये अपने एक्सिस है, ये देखो एक्सिस है, और थीटा इन दोनों के बीच में बना हुआ है थीटा। अब जैसे मान लो ये एक्सिस ऐसे घूमती जाएगी, ऐसे चारों तरफ घूमेगी,
थीटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा तो एज इट इज़ रहेगा। चाहे एक्स ऐसे घूम के इस तरफ आ जाएगी तब भी थीटा सेम रहेगा, इस तरफ ऐसे चली जाएगी तब भी थीटा सेम रहेगा। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है और ये घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो थीटा का मान क्या होगा, चेंज होता जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। और कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जैसे मान लिया यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से जाएगी, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब आप लोग ये मत करना फाई की तरह राउंड मत घुमा देना कि 2 पाई कर दो, ये ओनली पाई होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये फाई क्यों होगी, तो जैसे ही ये ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा, एक्सिस चेंज हो जाएगी। उस वजह से क्या होगा, फिर से हम उल्टा स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो इस बार फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, देखना एक बार यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ तक आएगा पाई। फिर से ये सर्कल चलता रहेगा 0 से पाई, 0 से पाई। ये जैसे ही पाई पे आएगा और आगे लेंगे तो फिर वही उस वक्त हम क्या करेंगे, वहाँ से नापना, यानी कि कौन को एंगल है ना वो लेना स्टार्ट करेंगे, और वो कितना होगा 0, फिर 0 से 2 पाई। और फाई तो मैंने आपको बताए रखा है, फाई तो इतने अच्छे से बताया कि अब आप भूल ही नहीं सकते फाई तो क्या होता है अपने पास, ठीक है। तो फाई क्या होता है पता है ना, और अगर फिर भी नहीं पता तो दोबारा बताऊं। देखिए अब ये जो फाई है अपना, फाई, इसमें करना क्या है, फाई में करना क्या है भाई, ये एंगल है, यहाँ से घूमेगा ये घूमता 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 कहाँ जाएगा, ये सर्कल में, वो ऐसे घूमता घूमता यहाँ से घूमेगा और घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 पाई। इसमें नापना स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे, और वो ऐसे लंबवत था और फिर बन रहा था एंगल, जैसे ये ले लिया और ये ऐसे घूमा, यहाँ पे आया या फिर यहाँ पे आया। जैसे मान लिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, ये ऐसे कोई लाइन थी, ऐसे करके कैसे इनके बीच में एंगल, तो जैसे ही यहाँ से आएगा, अगर यहाँ कर लिया तो फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट किया ना वैसे। तो समझ गए। और फाई कितना हो गया अपना, 0 से 2 पाई, ठीक है। अब देखिए इतना समझ गए आप लोग। अब इनको मिटा देता हूँ मैं। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो अब लिखेंगे dr, लिखेंगे dr किन के लिए लिखेंगे, दोनों के लिए लिखेंगे, स्पेरिकल के लिए भी लिखेंगे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी लिखेंगे। और जब दोनों के लिए लिखेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, दोनों के कंपेयर करेंगे, उनसे मान निकालेंगे, उनसे मान निकाल के डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जैसे डेल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर हम ग्रेड 5 वगैरह सब लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो dr क्या होता है अपना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, इतनी बार लिखा है, इतनी बार बोला है कि अब तो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को कि dr क्या होता है। देखिए dr इक्वल टू E1 H1 du1 E2 H2 du2 प्लस E3 H3 du3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आर थीटा आर कैप डी आर प्लस थीटा कैप डी थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई और फाई कैप। इसमें फाई वही रखेंगे अपना छोटा ही, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा फाई कैप। अब ये क्या है, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप, वही यूनिट वेक्टर अपने क्या है, अपने यूनिट वेक्टर्स हैं। अब जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, अब कंपेयर करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की। इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन 2 दोनों की कंपेयर करेंगे तो देखिए E1 इक्वल टू आर कैप, E2 इक्वल टू थीटा कैप, E3 इक्वल टू फाई कैप। क्लियर? H1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू 1, H3 इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, du1 dr, du2 d थीटा, du3 d फाई। ये मिल गया हम तीनों वैल्यू। ये जैसे ही तीनों वैल्यू मिलेगी, अब देखिए उतार लो यहाँ तक, मैं ऊपर से मिटाता हूँ। अब बात करते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल को क्या लिखते हैं। डेल होता है अपना E1 H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 H2 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E3 कैप H3 डेल अपॉन डेल U3। ये हो गया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल में देखो क्या होता है। E1 का तो क्या हो जाएगा आर कैप, ये 1 का 1 ही रह जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अब बच्चों की तरह तो करेंगे नहीं 1 1 लिख के। सेकेंड ईयर में आ गया आप लोग, ये हो जाएगा dr। E2 की जगह क्या हो जाएगा थीटा कैप डेल अपॉन डेल थीटा प्लस E3 की जगह क्या हो जाएगा अपना फाई कैप आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई। कितनी दे देती इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करती है? देखिए इक्वेशन नंबर 3 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल की वैल्यू को वो करती है, क्या करती है, व्यक्त करती है, प्रदर्शित करती है, रिप्रेजेंट करती है, तीनों में से जो भी। अब ग्रेड फाई की बात करते हैं, डेल फाई। फाई अब ले लेते हैं बड़ा, क्योंकि ये फाई फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग। पहले तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं, क्या होता है E1 H1 डेल अपॉन डेल U1, ये अपना फाई, E2 H2 डेल फाई डेल U2। ठीक है, प्लस E3 H3 डेल फाई डेल U3। क्लियर यहाँ तक? अब देखो करते हैं ग्रेड फाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में E1 का क्या हो जाएगा आर कैप डेल फाई डेल आर प्लस E2 का क्या हो जाएगा थीटा कैप H2। क्लियर? H2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बोलते भी नहीं हो आप लोग तो। E3 कैप क्या हो जाएगा, E3 क्या है अपना आर थीटा और फाई कैप, ये हो जाएगा अपना आर साइन थीटा और ये डी फाई डी ई एफ आई। इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेड फाई के मान को या ग्रेड फाई की वैल्यू को व्यक्त करती है, रिप्रेजेंट करती है, ग्रेड फाई को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए बुक में एक बार देख तो लें सही है या गलत है, मैं तो छाप दिया ऐसे बिना देखे। देख लेते हैं एक बार, कहाँ गई। ग्रेड फाई डेल फाई आर कैप डेल फाई डी थीटा आर साइन थीटा। एक वैल्यू थोड़ी सी गलत कर दी हम लोगों ने, क्या H1 के लिए तो 1 होता है, लेकिन H2 के लिए कितना होता है R होता है, और H3 के लिए कितना होता है R साइन थीटा होता है। ये R मैं भी लिखना भूल गया और आप भी लिखना भूल गए। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1/R, ये भी कितना हो जाएगा 1/R, कितना हो जाएगा 1/R।
तो मैंने देखा नहीं बुक देखी नहीं मैंने, तो बिना बुक के लगा हुआ था, तो ये थोड़ी सी गलती हो गई अपन ने, ये होगा। और जो मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा है ना, उसमें भी वो पहले वाला याद रह गया मुझे, किसका, ये H2 रो था, H1 का 1 था, H3 का इनका 1 था। तो इसी वजह से मुझे ये याद रह गया कि एक में तो क्या है, रो की वैल्यू और 1 है बाकी के दो। फिर r sin थीटा, ये तो थोड़ा बड़ा वाली टर्म थी, तो बड़ी टर्म थी, तो ये मेरे को याद थी। तो आपको क्या करना है, H1 की वैल्यू तो 1 रहेगी, H2 की क्या रहेगी r, और H3 की कितनी रहेगी r sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार कर लेना ये गोलीय निर्देश तंत्र आप लोग। और अगर फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न रहे, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है? कोई इतना इशू नहीं है, बस थोड़ा सी वैल्यू है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, H1 = 1, H2 = r, और H3 = r sin थीटा। अब अपनी ग्रेड 5 की वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें देखते हैं एक बार। इसने निकाल रखी है ग्रेड 5, ये ठीक है, ये भी अपना ठीक है, 5 का r sin थीटा, ये बिल्कुल क्लियर है। बुक में साइन ले रखा है, अपन ने फाई ले लिया, तो फलन में कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी लिख सकता है, फंक्शन हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक कीजिए। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बिना किसी झिझक के मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगा, ठीक है? और आप आराम से पढ़ें। धन्यवाद, थैंक यू।